नमस्कार और जय हिंद। मैं हूं आपके साथ दीपक चौरसिया और आप देख रहे हैं देश का पहला ग्लोबल मल्टीकास्ट हब लाइव टाइम्स। मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने दुनिया की नब्ज यानी तेल पर चोट करना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों में ये जंग अब एक भयानक ऑयल वॉर की शक्ल ले चुकी है। सीधे एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन चरमरा गई है और कच्चा तेल उबाल मार रहा है। आप जरा महायुद्ध में हालात की गंभीरता को समझिए। इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब को ढेर कर दिया है और खबरें हैं कि ईरान के ऑफशोर नेचुरल गैस फील्ड पर भी बड़ा हमला हुआ है। यानी अब निशाना सीधे इकोनॉमिक लाइफलाइन है। इस फ्यूल फायर की तपिश आज भारतीय शेयर बाजार ने भी महसूस की। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1700 अंक तक गोता लगा गया और महज 5 मिनट में निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। लेकिन क्या इस महायुद्ध का कोई अंत है? यहाँ ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब भारत डायलॉग डिप्लोमेसी के केंद्र में है और शांति की कमान संभाल रहा है। आज अगले 2 घंटे हम युद्ध भूमि के हर पहलू को डिकोड करेंगे। साथ ही हमारे खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में बात होगी उस घातक शाहे ड्रोन की जिसने युद्ध की परिभाषा बदल दी है। जानेंगे इसकी मारक क्षमता और वो तकनीक जो इसे इतना खतरनाक बनाती है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है युद्ध की हर छोटी बड़ी खबर पूरी सटीकता और सत्यता के साथ। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े महायुद्ध का आज 20वां दिन है, लेकिन शांति की कोई किरण नजर नहीं आ रही। बीते 24 घंटों में युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। अब ये जंग सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन को तबाह करने की साजिश बन गई है। ईरान की टॉप लीडरशिप को लगे करारे जख्मों के बाद तेहरान ने अब विनाशकारी पलटवार शुरू कर दिया है। हालात अब ऐसे हैं कि ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब उन देशों को भी निशाने पर ले लिया है जो सीधे तौर पर इस जंग का हिस्सा नहीं थे। ईरान ने सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में स्थित तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके अलावा कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस हमले से पूरे गल्फ रीजन में दहशत का माहौल है। इस युद्ध में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान ने कतर के LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस प्लांट को निशाना बनाया और इस हमले से भड़के कतर ने कड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए ईरान के सैन्य अटैचे को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया है। कतर ने साफ आदेश दिया है कि ईरानी अधिकारी अगले 24 घंटे के भीतर देश छोड़ दें। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी इस गैस वॉर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। ईरान के गैस क्षेत्रों पर अमेरिकी हमलों के जवाब में जब ईरान ने कतर के गैस प्लांट को दहलाया तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल और यूरोपीय गैस की कीमतों में आग लग गई। दुनिया अब एक बड़े ऊर्जा संकट की दहलीज पर खड़ी है। इस बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान ने ईरान की कड़ी आलोचना करते हुए कड़ा संदेश दिया। खाड़ी देशों की इमरजेंसी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा, ईरान पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो पूरी तरह खत्म हो गया है। प्रिंस फैजल ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि सऊदी अरब और उसके पड़ोसी देशों पर होने वाले हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि इन हमलों को रोकने के लिए सऊदी अरब सियासी, आर्थिक और कूटनीतिक समेत हर मुमकिन रास्ते का इस्तेमाल करेगा। तो युद्ध का 20वां दिन है और आज हम युद्ध भूमि में इस पर ही चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि आने वाले दिन किस तरीके के हो सकते हैं दीपक जी। क्योंकि देखिए, बीती रात की अगर हम बात करें तो 9 देशों पर ईरान ने हमला किया है, जो दिखाता है कि ग्राफिक के जरिए आप दिखा दीजिए कि कहां-कहां हमले हुए हैं, कैसे हमले हुए हैं। ये देखिए अब तक के बड़े अपडेट क्या हैं। ये ग्राफिक वॉल आपके पीछे दिखाई दे रही है। बिल्कुल, महायुद्ध का 20वां दिन है और अब तक का सबसे बड़ा अपडेट क्या कुछ है वो आपको बताते हैं। कतर के गैस प्लांट रास लफान पर हमला, इसको अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है क्योंकि ये हब है, पावर प्लांट हब है। ईरान के हमले के बाद गैस प्लांट में आग लगी। जाहिर तौर पर इससे बड़ा नुकसान कतर को हुआ। ईरान में साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला, यानी कि ईरान को भी नुकसान और इधर कतर को भी नुकसान। ईरान के असालुये शहर पर एयर स्ट्राइक की गई है। बीते कुछ घंटों में क्या कुछ हुआ है उसका पूरा ब्यौरा। ईरान ने बड़े हमलों की
चेतावनी दी है कि हम अभी रुकने वाले नहीं हैं। मुश्तबा खामनेई ने भी ये ऐलान कर दिया है। जंग में अब तक 2400 प्लस लोगों की मौत हो चुकी है। यह दिखाता है कि 20वां दिन है और नुकसान कितना है। ईरान में 1400 प्लस देखिए ये नुकसान हुआ। इजराइल पर कई क्लस्टर बम से अटैक हुए हैं। ये एक नया मेथड है क्लस्टर बम्स को इस्तेमाल करने का। तो अब तक बड़ा अपडेट, बगदाद में यूएस विक्टोरिया बेस पर हमला किया गया है। ये तमाम ब्यौरा है कि कितना नुकसान अब तक हो चुका है। इजराइल ने ईरानी मिसाइल को ढेर कर दिया। तो इजराइल की भी तैयारी है, ईरान की भी तैयारी है और रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा। महायुद्ध यानी कि ऑयल वॉर में बदल चुका है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर महायुद्ध की ये जो जंग है वो ऑयल वॉर में कैसे बदल गई है। मिडल ईस्ट जंग में बड़े बदलाव की शुरुआत तब हुई जब इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। खाड़ी के नीचे मौजूद ये गैस फील्ड जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ा गैस फील्ड है और ये ईरान और कतर के बीच बटा हुआ है। ईरान की तरफ इसे साउथ पार्स और कतर की तरफ इसे नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। यानी ईरान के लिए देखिए बड़ा स्ट्राइक था। बीते रात 9 देशों पर हमला ईरान का। सरकारी मीडिया ने इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर हमला किया है। ये क्लियर स्टेटमेंट आया है, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस संसाधनों का हिस्सा है। जैसा कि हमने पहले कहा कि ये हब है। अपने आप में बहुत बड़ा अटैक ईरान ने किया और देश की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा जरिया है। अब कैसे शुरू हो गया ऑयल वॉर? ये जो वॉर बीते 20 दिनों से चल रहा है, ये अब ऑयल वॉर में कैसे तब्दील हो गया, उससे जुड़ी तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। टारगेट ईरान का साउथ पास, जिसे फारस की खाड़ी कहा जाता है। अहमियत क्या है, कितना ये इंपॉर्टेंट है? दुनिया के कुल देखिए गैस भंडार का 8% हिस्सा यहीं से आता है और हम किसी छोटे इलाके की बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के कुल भंडार का 8% हिस्सा। इसके अलावा आप देखिए कि जो साझा खजाना है, ईरान हिस्सा साउथ पार्स कहा जाता है ईरान की तरफ इसे, और कतर का जो हिस्सा है उधर इसे नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। अब बड़ा असर कैसे? ईरान की 70% गैस सप्लाई का इकलौता जरिया ये है। इजरायली हमले के बाद ग्लोबल एनर्जी सप्लाई ठप हो चुकी है और इसीलिए इसको अब तक का सबसे बड़ा हमला दीपक जी कहा जा रहा है। बिल्कुल, इसे सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है और इससे प्रेरणा असर सिर्फ ईरान पे या मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। एशिया के देश तो त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि सबके यहाँ ऊर्जा का संकट पैदा होता जा रहा है, ऊर्जा का संकट खड़ा होता जा रहा है। और ये जो है युद्ध का एक ऐसा डायमेंशन है। सब लोग कह रहे थे कि युद्ध के इस डायमेंशन में हम ना घुसे, लेकिन युद्ध के इस डायमेंशन के अंदर अब जंग लड़ने वाले सभी देश घुस चुके हैं और ईरान को लग रहा है कि अगर मेरे तेल और गैस के भंडार पर हमला हुआ तो मैं भी पलटवार करूंगा। इसीलिए कतर की एलएनजी सप्लाई फील्ड पर उसने हमला किया। कतर पर हुए ईरानी हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब साउथ पास गैस फील्ड पर कोई हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ईरान की कार्रवाई से अमेरिका बैकफुट पर आ गया है? क्या मिडिल ईस्ट में टकराव टल गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि इस बेहद अहम और कीमती साउथ पार्स फील्ड पर इजराइल तब तक कोई और हमला नहीं करेगा जब तक कि ईरान बेवकूफ तरीके से निर्दोष कतर पर हमला न करने का फैसला नहीं करता। ऐसी स्थिति में अमेरिका इजराइल की मदद या सहमति के साथ या उसके बिना पूरे दक्षिण पार्स गैस फील्ड को इतनी ताकत और शक्ति के साथ उड़ा देगा जैसा ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब बात उस जगह की करेंगे, क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो आपको स्क्रॉल के जरिए दिखा रहे हैं कि जो इस पूरे बात का केंद्र बन गई है साउथ पार्स गैस फील्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस फील्ड है, जो ईरान और कतर के बीच साझा है। साउथ पार्स गैस फील्ड सिर्फ एक गैस फील्ड नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन है। अगर यहाँ हमला होता है तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। यहाँ से निकलने वाली गैस पर कई देशों की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। ट्रंप के बदले सुरों ने फिलहाल एक बड़े विनाश को टाल दिया है, लेकिन क्या ये शांति स्थायी है या फिर ये तूफान के पहले की खामोशी है? साउथ पास सुरक्षित है, लेकिन मिडिल ईस्ट की बिसात पर अभी कई चालें बाकी हैं।
बिल्कुल, और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम स्पेशल गेस्ट और पैनल मौजूद है दीपक जी। लेकिन कुल मिलाकर देखिए 20वां दिन है महायुद्ध का, तबाही काफी हो चुकी है और आगे क्या होगा इसका आकलन करना फिलहाल मुश्किल है जाहिर तौर पर। और कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा। ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लोग शांति की टेबल पर बैठ जाएंगे, इसकी कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तमाम देश अपने रुख कड़े करते जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर हैं, मेरे साथ ब्रिगेडियर विजय धीमान है, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ दीपक कावरिया है जो यूएस बेस्ड एक जाने माने बिजनेसमैन हैं और एनआरआई फाउंडेशन चलाते हैं। इन तीनों से हम बात करेंगे, अमेरिका के हालात का भी जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले जनरल राजन कोचर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाहते हैं कि साउथ पार्स पर अब हमला ना हो? क्या उनको लगता है कि अगर ये हमला होता है तो दिक्कत हो जाएगी? अनम्यूट कर लीजिए। मैंने म्यूट। धन्यवाद दीपक जी, ये बहुत अहम सवाल है आपका, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई से एग्जिट करना चाहता है और उसने बार बार, और आपके प्रोग्राम पे भी हमने डिस्कस किया, उसने 4-5 दिन पहले एक जीत की घोषणा भी कर दी थी, दैट वी हैव वन द वॉर एंड ऑल आवर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, ऐसे करके स्टेटमेंट दी थी। अब उसके बाद उसका जो काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर जो केंट रिज़ाइन करता है, उसके बाद सेनेटर्स का उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। रिपब्लिकन 2 सेनेटर्स की स्टेटमेंट आज मॉर्निंग में आई है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ये एक फजूल थी लड़ाई और इसमें अमेरिका को जाना नहीं चाहिए था। और इसीलिए जब इस टाइप की स्टेटमेंट्स आएंगी, प्रेशर आएगा, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेगा इस लड़ाई को जो और एक्सटेंड या एस्केलेशन लैडर पे लेके जाए। और इसीलिए हम स्टेटमेंट्स देख रहे थे कि वो इजराइल को भी कंस्ट्रेंट करने की कोशिश कर रहा है। और ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप देखिए, आपको 2 चीज़ें इसको ईरान के बारे में इसको साफ हो जानी चाहिए। अगर आप उनके लीडर्स को मारेंगे, जैसे अली लारिजानी को मारा है, गुस्सा, अब आप देख रहे हैं कि इसको ईरान में कितनी इसको नेशनलिज्म और अपनी एकता आ चुकी है। लोग सड़कों पे हैं और इसको अमेरिका के अगेंस्ट इकट्ठे इसको लड़ाई की अपनी इसको घोषणा के लिए। तो ये जो यूनिटी हमने अभी ईरान में देखी है, पहले नहीं थी, और ये अमेरिका की जो लड़ाई है और इजराइल की लड़ाई है, इसने ये यूनिटी पैदा करी है। दूसरा, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल इस लड़ाई को अगर आप हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन में लेके जाएंगे, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, पहले आप इसको मिलिट्री टारगेट्स को ख़त्म करने में नाकामयाब रहे, फिर आपने इनके सिविलियन टारगेट्स पे आपने हमला किया, फिर भी ईरान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर आप अभी इनके जो एनर्जी टारगेट्स पे हमला कर रहे हैं। और ये इसको ईरान की एस्केलेशन, अगर आप भी ईरान में एक्चुअली बैठे होते हैं और आप भी एक इसको लीडर होते हैं ईरान के, और अगर इसको आपके ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला होता है तो कोई ना कोई कार्रवाई आप रिटेलिटरी करेंगे, दुश्मन को बताने के लिए कि हम भी कमज़ोर नहीं है, हमारे पास भी उतनी ताकत है, और अगर आप हमारे पेट के ऊपर चोट डालेंगे तो हम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्षमता है। और एक लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट पे मैं आपकी नज़र डालना मांगता हूँ, जो उसने बोला था कि 92% ऑफ द मिसाइल कैपेबिलिटी ये हमने नष्ट कर दिया है ईरान की। उसको मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज ईरान ने एक कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजी को अपने सामने लेके आए। ड्रोन्स की कोई कमी नहीं है उनको, और ये जो इनके शायद 136 ड्रोन है, ये कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और ये जहाँ पर भी हमला कर रहे हैं इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। स्वॉर्म्स में आते हैं, 50 ड्रोन एक टाइम पे आते हैं, और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम सारे ड्रोन को एड्रेस नहीं कर पाएगा। और इसको मिसाइल्स भी अभी हम देख रहे हैं कि इस इजराइल में गिर रहे हैं और काफ़ी डैमेज हो रहा है इजराइल का। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखेंगे तो हमको ऐसा लगता नहीं है कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली है। लड़ाई जल्दी खत्म होती है आपको नहीं दिखाई दे रही। लेकिन ब्रिगेडियर विजय धीमान, जो एंड ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का, एक ऑब्जेक्टिव उसका ये भी है रिजीम चेंज।
लेकिन जैसा जनरल साहब ने बताया कि ईरान में उल्टी एकता आई है। 2-3 हफ्ते पहले वहां पर खामेनी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। बासित सेना ने उन प्रदर्शनों को जो है उनसे निपटा, कई लोग उसके अंदर मारे गए। लेकिन कल आपने देखा लारी जानी की जो मिट्टी हो रही थी, उनकी जो मैयत जा रही थी, उसके अंदर 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। ये दिखाता है कि ईरानी लोगों के अंदर अब अपनी सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई विद्रोह नहीं है। दीपक जी, मैंने आपको जब भी आपके चैनल पे आता हूं तो मैं आपको पहला सेंटेंस मेरा यही होता है कि प्रोपेगेंडा इज डिफरेंट फ्रॉम द काइनेटिक यूज ऑफ मिलिट्री। दो अलग अलग चीजें हैं। अभी आपने बोला कि 10 लाख लोग थे लारी जानी के लिए। लारी जानी के साथ हिजाब भी थे और लारी जानी के साथ सुलेमानी भी थे, जो 3 उनके सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभा रहे थे, वो खत्म हो गए हैं। आपने 10 लाख की फिगर दी है। मैं कल से अल जजीरा को भी देख रहा हूँ, वो 10 लाख दिखा रहा है जो एंटी गवर्नमेंट खड़े हो गए हैं सड़कों के ऊपर। तो दिस इज अ प्रोपेगेंडा फ्रॉम बोथ साइड्स। क्या कहना, क्या सच्चाई है, इसका बड़ा मुश्किल है। परंतु अभी ये देखना ये है कि ईरान जो कर रहा है वो क्या हो रहा है। ये जो साउथ पास ऑयल फील्ड पे हमला हुआ है, ये इजराइल ने किया है। और जैसे ही हमला हुआ है, ट्रंप साहब की तरफ से बयान आ जाता है कि हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है, हमने इसमें इजराइल को नहीं बोला, इजराइल ने हमसे बिना पूछे हमला कर दिया। मतलब कि उस हमले से ट्रंप भी सहमत नहीं थे। और उसका प्रूफ ये है कि जब उन्होंने खरग आइलैंड के ऊपर हमला किया था तो उन्होंने सारे मिलिट्री टारगेट्स किए, एनर्जी टारगेट, अपना बिजली के टारगेट्स किए, पानी के डिसैलिनेशन प्लांट्स किए, परंतु ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल लोडिंग फैसिलिटी को इंटैक्ट रखा, जहां से ईरान का 90% ऑयल जाता है। तो इसके बाद ईरान से भी उम्मीद की जा रही थी कि ट्रंप ने जब आपको आश्वासन दे दिया है, हालांकि लड़ाई है, परंतु इसका हमारे पास पूरा पुराना प्रमाण है। जब लास्ट ईयर इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, मैं ऑपरेशन स्लेज हैमर की बात नहीं कर रहा, इजराइल ने किया था, तो एक सिंबॉलिक तरीके से एक युद्ध को टाला गया था। ईरान ने 2-3 मिसाइल फेंकी जो इजराइल में कहीं पर लगी नहीं, पर दुनिया को बता दिया देखिए हमने भी इसका जवाब दे दिया है। यही चीज आज एक्सपेक्ट की जा रही थी, परंतु अभी इनके राष्ट्रपति जो है नहीं, मुश्तबा जो नॉमिनेटेड है, सॉरी सुप्रीम लीडर है नहीं, मुश्तबा जो नॉमिनेटेड है वो शायद मॉस्को में इलाज करा रहे हैं। पजिश्कियां जो ही बहुत ही मॉडरेट हैं, और अरागची जो हैं ये खाली बैठ के बहुत ही मॉडरेशन का काम कर रहे हैं। जो एक्चुअल लीडरशिप है, जो कल मरी है, अब उसका जो शुरू में जब उन्होंने इमोशनल स्ट्राइक्स किए थे और गल्फ कंट्रीज को अपना दुश्मन बना लिया, उसके बाद जब उनका जखीरा कम पड़ने लगा, अब कहा जा रहा है कि उनका जखीरा अनलिमिटेड है। ये हो नहीं सकता। अगर आप काउंट भी करें तो उनके पास, अगर वो ट्रंप बोल रहे हैं 90% डिस्ट्रॉयड है, इट इज करेक्ट, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उनके जो एग्जिट एंट्री पॉइंट्स है टनल्स के, वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। इसलिए वो बहुत ध्यान से हमला कर रहे थे। परंतु अब जब सारी लीडरशिप खत्म हो गई है और वो एक मोज़ेक मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं अलग अलग, तो ये जो हमला उन्होंने कतर पे किया है ये उसी का एक हिस्सा है। और इसका अभी परिणाम ये होगा कि कतर के जो लोग हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो भी ईरान की सारी एनर्जी फैसिलिटीज को उड़ाएंगे। और हालांकि तो वही तरीका है उनको इकोनॉमिकली पैरालाइज करने का। परंतु इसका जो इफेक्ट क्या होगा वर्ल्ड वाइड, अब देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज में रिस्ट्रिक्शन पैदा हुई है और आज की डेट में आपका जो ऑयल प्राइसेस है वो $120 क्रॉस कर चुके हैं और त्राही मची हुई है। अब कल को मान लीजिए ये लड़ाई रुक जाती है, चांसेस कम हैं आज की डेट में, मान लीजिए रुक जाती है, तो दुनिया कहेगी ओके ऑयल सप्लाईज जो हैं उनको नॉर्मलाइज करिए, मगर वो कहां से होंगी? आपने ऑयल फैसिलिटीज को तबाह कर दिया और उसके बाद उनमें उनकी रिकंस्ट्रक्शन होगी, उसमें महीने सालों लग सकते हैं। तब तक आपकी ऑयल गैस पूरी दुनिया की, स्पेशली जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, यूरोप, कहां से आएगी? बिल्कुल तो सही। और यही सबसे बड़ा सवाल है इस वॉर में, जो ऑयल एस्टेब्लिशमेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है, उससे दुनिया में एक नया आर्थिक संकट और ऊर्जा संकट आ सकता है, जिसका सीधा का सीधा इंपैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस बीच टॉप लीडरशिप को खत्म कर अमेरिका और इजराइल ने ईरान की दुखती रुख पर हाथ क्या रखा। ईरान पूरी तरह बौखला गया है। ईरान के जवाबी हमले तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सुपर पावर अमेरिका
के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉशिंगटन के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक ईरान ने अब अमेरिका के उस सुरक्षा कवच को भेदने की कोशिश की है जिसे अभेद्य माना जाता था। खबर सीधे अमेरिका के दिल से है, जहां एक सैन्य ठिकाने के पास अज्ञात ड्रोन देखे जाने से हड़कंप मच गया है। हैरानी की बात यह है कि ये ड्रोन किसी आम जगह नहीं बल्कि उस सैन्य बेस के पास मंडराते पाए गए हैं जहां अमेरिका के सबसे ताकतवर और वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं। बताया जा रहा है कि नवासों में मार्को रूबियो और पीट हेग्सेट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या ईरान ये कर सकता है? इस घुसपैठ ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। आनंद फानन में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई जिसमें इस सुरक्षा खतरे का बारीकी से आकलन किया गया। खतरा इतना बड़ा है कि अमेरिका ने अब दुनिया भर में अपने तमाम दूतावासों के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। यानी अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। क्या ईरान की कोई बड़ी साजिश है? क्या अमेरिका की सुरक्षा में बड़ी सेंध लग चुकी है? मैं सीधे ब्रिगेडियर धीमान के पास चलता हूं। ब्रिगेडियर, क्या छोटा जवाब चाहूंगा, क्या ईरान जो है अमेरिका के सिक्योरिटी सिस्टम को भेद सकता है, अपने ड्रोन को किसी सैन्य इंस्टॉलेशन के ऊपर उड़ा सकता है? क्या संभव है? देखिए, सिचुएशन ये है कि जो अमेरिका की कन्वेंशनल माइट है वो ईरान से कहीं ज्यादा है। ईरान कहीं टिकता नहीं है, परंतु ईरान का जो हाइब्रिड वॉरफेयर का सिस्टम आज उनके पास जो बचा है वो उनके प्रॉक्सीज हैं या IRGC है, जिन सबको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। तो ये छुटपुट घटना, ये बहुत सीरियस घटना है। जैसे उनके बहुत इंपॉर्टेंट बेस पे जहां पे रेजिडेंस हेग्सेट और पीटर रूबियो दोनों का है, वहां पे एक ड्रोन का पहुंच जाना एक बहुत ही बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ग्रुप जो ईरान का है वो सक्रिय है, जिसके पास कैपेबिलिटी है कि अमेरिका के अंदर जाकर के ड्रोन को उड़ा सके। तो ये छोटे लेवल पे पॉसिबल है। अगर इसमें एस्केलेशन होती है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो अमेरिका मेनलैंड अमेरिका ईरान जो है वो मेनलैंड अमेरिका के ऊपर भी हमले करने की कोशिश करेगा। 9/11 जैसा हमला तो खैर नहीं हो सकता आज की डेट में जहाजों के साथ, बट ड्रोन्स के साथ जहां जहां पॉसिबल है वो करने की कोशिश करेंगे। परंतु आप ही ने बताया कि अगर पेंटागन में उनकी जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, दे विल एंश्योर ईरान ने ड्रोन उड़ाए कहां से होंगे? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और VIP पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे जरूर वो एयर डिफेंस सिस्टम जो होंगे उनको बड़ा मजबूत करेंगे और उनको स्ट्रेंथन करेंगे, उनको रिव्यू करेंगे। तो इसलिए ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है, जो हम पहले से ही कह रहे हैं कि अगर उसका बैक टू द वॉल जाएगा तो फिर उसके पास यही चारा बचेगा एंड नथिंग एल्स। जी, ये ड्रोन उड़ाए कहां से होंगे ब्रिगेडियर साहब, ये तो बताइए। देखिए, ड्रोन जो है, ड्रोन को उड़ाना कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप छोटे मोटे ड्रोन होते हैं वो तो किसी की छत से भी उड़ा सकते हैं, परंतु अमेरिका इतना बड़ा कंट्री है और ये जो बेस की बात बता रहे हो, इसके आसपास बड़ा सारा विल्डरनेस एरिया है। तो कोई भी आदमी जो बड़ा एक ड्रोन को एक यानी कि एक ज्यादा सस्पेक्टेड तरीके से नहीं करके उड़ा के गायब हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो वो उनका जो ग्रुप है वो ट्रेंड होगा, ड्रोन्स के अंदर भी ट्रेंड होगा और उनकी जो वॉरफेयर है उसके अंदर भी ट्रेंड होगा, गुरिल्ला वॉरफेयर में होगा। कैसे वो गुरिल्ला अटैक कर सकते हैं, एक छापामारी अटैक कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल है। तो दैट कुड बी एनीवेयर विद इन द एरिया इन अमेरिकन मेनलैंड। अमेरिका से ही देखिए क्या इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, क्या घुसपैठ कर चुके हैं ईरान के लोग अमेरिका के अंदर और अमेरिका के सिक्योरिटी प्रतिष्ठानों को चुनौती दे रहे हैं। ईरान इजराइल महायुद्ध का आज 20वां दिन है। वक्त बीतने के साथ शांति की उम्मीदें धुंधली पड़ रही हैं और बारूद की ये आग अब पूरे मिडिल ईस्ट को झुलसाने लगी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की ताकत ईरान के वजूद को चुनौती दे रही है, तो दूसरी तरफ ईरान भी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। लेकिन इस जंग के बीच एक बड़ा सवाल पूरी दुनिया को खटक रहा है, वो ये है कि आखिर तमाम पड़ोसी मुस्लिम देश इस युद्ध से क्यों दूरी बनाए हुए हैं, आखिर क्यों वो ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। कल हमने युद्ध भूमि में इस पर चर्चा शुरू की थी, लेकिन आज हम करेंगे इसका डिटेल एनालिसिस और समझेंगे रक्षा विशेषज्ञों की राय।
लेकिन पहले खबर विस्तार से आपको समझाते हैं। ईरान की जिद अब उसके पड़ोसियों के लिए सिरदर्द बन रही है। ईरान अपनी लड़ाई में खाड़ी देशों को भी निशाना बना रहा है, लेकिन जवाब में ये देश खामोश हैं। वो जंग नहीं बल्कि संयम और कूटनीति की ढाल अपना रहे हैं। खाड़ी देशों का साफ कहना है कि उनकी प्राथमिकता अपनी सीमाओं की रक्षा है, ना कि किसी ऐसी आग में कूदना जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट को राख कर दे। तो ईरान में जारी जंग का असर अब खाड़ी देशों पर साफ दिखने लगा है। तेल उत्पादन, पर्यटन और ट्रैवल जैसे अहम सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अगर ये जंग जल्दी नहीं रुकी तो हालात 1991 के खाड़ी युद्ध जैसे हो सकते हैं, जिससे गल्फ देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, 3 हफ्तों से जारी इस महायुद्ध ने अब खाड़ी देशों की लाइफलाइन पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान है, तो जवाब में ईरान उन खाड़ी देशों को दहला रहा है जहां अमेरिकी ठिकाने मौजूद हैं। लेकिन इस जंग की सबसे बड़ी कीमत वो देश चुका रहे हैं जिनका युद्ध से सीधा वास्ता नहीं था। खाड़ी देशों की लाइफलाइन पर कैसे प्रहार हुआ है, किन किन देशों पर हुआ है, ये हम आपको बताते हैं। सऊदी अरब पर हुआ है, यूएई पर हुआ है, कतर पर हुआ है, कुवैत पर हुआ है, बहरीन पर हुआ है, ओमान पर ही हुआ है। ये वो देश है जिनकी चमक तेल, पर्यटन और ग्लोबल ट्रेड से है, लेकिन आज ये चमक धुंधली पड़ रही है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन हमले अब इन शांतिपूर्ण देशों की अर्थव्यवस्था के पहिए जाम कर रहे हैं। जो शहर कभी दुनिया के सबसे व्यस्त बिजनेस हब थे, आज वहां सन्नाटा पसरने लगा है। बिल्कुल, तेल उत्पादन पर सर्जिकल स्ट्राइक इसे माना जा रहा है। युद्ध से पहले तेल उत्पादन क्या था उस पर एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 21 मिलियन बैरल प्रतिदिन। मौजूदा उत्पादन कितना है? 14 मिलियन बैरल प्रतिदिन। संभावित गिरावट कितनी? 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन अगर जंग जारी रही तो इस बीच सबसे बड़ा झटका लगा है होर्मुज स्ट्रेट को। ये दुनिया की वो नस है जहां से वैश्विक तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। सुरक्षा के खतरों को देखते हुए अब विशाल तेल टैंकरों ने इस रास्ते से तौबा कर ली है। विशेषज्ञों की माने तो अगर होर्मुज का रास्ता पूरी तरह ठप हुआ तो खाड़ी देशों का तेल उत्पादन महज 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक गिर सकता है, जो एक वैश्विक आर्थिक सुनामी जैसा होगा। हालांकि सऊदी अरब और यूएई ने वैकल्पिक पाइपलाइन तैयार कर रखी है, जिससे वो कुछ हद तक तेल सप्लाई जारी रख सकते हैं। लेकिन कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देशों के पास ऐसे विकल्प नहीं हैं, इसीलिए वे इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ है, अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूं। यहां खाड़ी देश की अर्थव्यवस्था को भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। पूरी आपको देखिए जो डेटा है वो दिखा रहे हैं। अगर हालात यही रहे तो खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 10 से 15% तक सिकुड़ सकती है। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर जंग अप्रैल के अंत तक जारी रहती है तो वो कतर और कुवैत की अर्थव्यवस्था में 14% तक गिरावट आ सकती है। वहीं यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई को 5% और सऊदी अरब को 3% तक का नुकसान हो सकता है। अगर यह संघर्ष 3 महीने तक चलता है तो पूरे खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 10 से 15% तक सिकुड़ सकती है। सन्नाटा छाने लगा है, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, सऊदी अरब करीब 3% तक का नुकसान, यूएई जीडीपी को 5% तक का सीधा झटका लगा है। तो दीपक जी देखिए, अगर इस युद्ध का अंत इस महीने तक नहीं होता है तो ये बड़े नुकसान की तरफ इशारा कर रहा है। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ हैं, ब्रिगेडियर विजय धीमान मेरे साथ हैं, और दीपक कावरिया जी जो कि एनआरआई फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, भारतीय हैं, अमेरिका के अंदर रहते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। दीपक कावरिया जी, मुझे बताइए इस वक्त अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का क्या असर पड़ा है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है? दीपक जी, मैंने आपका बहुत बहुत आपके दर्शकों को आप जो कवरेज कर रहे हैं, वेरी वास्ट कवरेज, और मेरे ख्याल से आज अर्थव्यवस्था इस चरम पे आ गई है ट्रम्प के एक खाली ट्रम्प के डिसीजन से, जहां पे ट्रम्प ने इजराइल को बचाने की कोशिश की, और इजराइल को बचाना ही नहीं, इनफैक्ट ईरान वाज नॉट अ थ्रेट। जब उन्होंने उसका पूरा खत्म कर दिया था, जो पूरा बेस खत्म कर दिया था, उसके बाद में अमेरिका को अटैक करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी ट्रम्प ने
इसराइल के फेवर में जाके इसराइल के पुश के अटैक किया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का डैमेज कर दिया है। आज अमेरिका ही नहीं, एशिया, साउथ पैसिफिक एशिया, सारे कंट्रीज में स्टॉक मार्केट, वॉल स्ट्रीट इज डाउन बिग टाइम। ऑयल $116 पर बैरल के हिसाब से आ गया है। इसमें मतलब अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर, न्यू जर्सी में $4 पर गैलन के हिसाब से गैस प्राइसेस हो गई। जो गैस प्राइसेस $2.50 पे थी वो आज $4, और अगर यही कंटिन्यू रहा तो $5 भी क्रॉस हो सकती है। वही कैलिफोर्निया में गैस प्राइसेस $6 से $7 पर गैलन हो गई है, जो अमेरिकन इन्फ्लेशन रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अमेरिका में चीजें, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा मिड टर्म इलेक्शंस पे जो नवंबर में होने वाले हैं, जहां पे अगर रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है तो वहां पे ट्रम्प का इमीडिएटली लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएगा अगले 2 साल के लिए, जहां पे वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। उनका एक हाउस से उनका मेजोरिटी खत्म हो जाएगी और वो आगे अपने कोई भी डिसीजंस कांग्रेस से पास नहीं करा पाएंगे। तो ये ट्रम्प को दिख रहा है और आई थिंक इसके रहते ट्रम्प को बैकअप होना पड़ेगा और ये रिपब्लिकन पार्टी उनको बैकअप करवाएगी, क्योंकि अगर वो बैकअप नहीं होते अगले 5-7 दिन में और अगर गैस प्राइसेस जो है $150 पर बैरल से ज्यादा हो जाती है और $5-6 पर बैरल गैस प्राइसेस अमेरिका में, जो हम गैस बोलते हैं, पेट्रोल को गैस बोलते हैं, अमेरिका में $5-6 जर्सी कहीं भी में $7 से $8, तो अमेरिकन पब्लिक सीधी बायकॉट करेगी ट्रम्प को। ट्रम्प की रेटिंग लोएस्ट टू लोएस्ट हो जाएगी जो आज तक किसी प्रेसिडेंट की नहीं हुई है। और उसके लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ऑलरेडी वॉल स्ट्रीट लॉसेस कर चुकी है। स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया में गिरते जा रहे हैं। हर जगह बिजनेस को बहुत बड़ा डैमेज होता जा रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकते जा रहे हैं। हर जगह प्रोडक्शन बंद होता जा रहा है। अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। जो ट्रम्प अब तक अपने आप को बोल रहे थे कि आई एम अ पीस मेकर, अब वो पीस मेकर की जगह वॉर मेकर हो गए हैं। जो पिछले 1 साल में उन्होंने 7 वॉर करी है। और ये ऑयल सप्लाईज पे जो इन्होंने अटैक किया है, वो अटैक महीनों तक, सालों तक चलने वाला, वो डैमेज करेगा ऑयल चेन को, सप्लाईज को रोकने में। उसका इफेक्ट ये रहेगा कि आगे ये ऑयल $150, $200 कहीं पहुंच गया तो वापस गिर के वापस $70, $80, $50 आने में अगले 3 साल लग जाएंगे। जो सबसे बड़ा डैमेज होगा नॉट ओनली मिडिल ईस्ट को पर अमेरिका की जनरल पब्लिक को, अमेरिका की इकोनॉमी को एज वेल। और अमेरिका की इकोनॉमी को डैमेज होगा तो ट्रम्प उससे बच नहीं सकते। ट्रम्प का डैमेज भी होना जरूरी है, क्योंकि ट्रम्प को खुद को अपनी रेपुटेशन का बहुत बड़ा डैमेज पूरी दिख रहा है। उनको मालूम पड़ रहा है कि सारे अरब नेशन, जो 17 अरब नेशंस हैं, ऑलरेडी अमेरिका के अगेंस्ट हो गए हैं उन्होंने। और मेरे को लगता है कि हमारे को जो कि ये 17 कंट्रीज पुश करके, प्रेशर करके अमेरिका को, इसको वॉर को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। नहीं करेंगे तो ये 17 कंट्रीज का टूरिज्म बिजनेस, 17 का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो गया है। अच्छा दीपक जी, ये बताइए कि ट्रम्प ने जो ये युद्ध किया है, अमेरिका की आम पब्लिक क्या सोचती है? क्या ट्रम्प को इस युद्ध में कूदना चाहिए था या युद्ध में कूद के ट्रम्प ने गलती कर दी है? आम अमेरिकन इसके बारे में क्या सोचता है? दीपक जी, आम अमेरिकन एक टाइम से अगर आप देखें कि न्यूयॉर्क शहर में ममदानी का जीतने का मतलब है कि पब्लिक ऑलरेडी इजरायलियों के अगेंस्ट में है, अमेरिकन पब्लिक। और उसके बाद में ये ट्रम्प की जो युद्ध नीति है, उसके बाद में अमेरिका की ट्रम्प की रेटिंग ऑल टाइम लो हो गई है। पब्लिक हर शहर में डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, कैलिफोर्निया से लेकर से लेकर हर जगह लाखों लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और ट्रम्प को ये वॉर स्टॉप करने के लिए कर रहे हैं। पर ट्रम्प अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। और अब मेरे को लगता है कि उनको जिस तरह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, जो ट्रम्प इन्फ्लेशन रेट को घटाने के लिए इतने 1 साल तक ट्रेजरी सेक्रेटरी को पीछे पड़ रहे थे, सब कर रहे थे, और आज वो ही उन्हीं की वजह से इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई हो गई है। महंगाई पूरी चरम सीमा पे हो गई है अमेरिका में। आज गैस प्राइसेस ऑल टाइम हाई हो गई है, जो हम लोग पेट्रोल प्राइसेस ऑल टाइम हाई हो गई है। ये सस्टेन नहीं होने वाला है। ट्रम्प को बैकअप होना ही पड़ेगा और मेरे को लगता है बहुत ही जल्दी प्रेशर आएगा कि नॉट मोर देन वीक भी नहीं, मेरे को तो 2-4 दिन का लगता है। 2-4 दिन में ट्रम्प को किसी भी तरह से
प्रेशर आएगा कि वो बैकअप हो जाए और उनको। और ट्रंप तो आज अगर आप ट्रंप का कैरेक्टर देखें तो ट्रंप कभी भी स्टेबल नहीं रहे हैं, कभी भी लॉयल नहीं रहे हैं। जिस कतार ने उनको एयरप्लेन प्रेजेंट में किया था, आज ट्रंप ने उसी कतार बेस पे, ट्रंप की वजह से उसी कतार बेस पे अटैक हो रहे हैं। सबसे बड़ा डैमेज उन्हीं को हो रहा है। तो वो लोग प्रेशर देंगे कि ट्रंप को बैकअप होना पड़ेगा और आगे अपना ये जो वॉर का एजेंडा है रोकना पड़ेगा। ठीक है दीपक जी, मैं एक पूरा का पूरा खाका खींच देता हूं कि कच्चे तेल की कीमतों में, रसोई गैस की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सैन्य चौकियों से निकलकर दुनिया की रसोई और रफ्तार तक पहुंच गई है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर किए गए हमले के जवाब में ईरान ने भीषण पलटवार किया है। ईरान ने अब कतर के एलएनजी प्लांट को निशाना बनाया है, जिसने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई चेन में हड़कंप मचा दिया है। ईरान के इस पलटवार के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है। प्रेरणा इसको ग्राफिक के जरिए आपको समझाएंगी। बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि $111 के पार किस कदर कच्चा तेल पहुंच चुका है। महंगाई का ये डबल अटैक है। ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें, सबसे पहले उससे जुड़ी डिटेल्स आप देखिए। महज 24 घंटे में 3.9% की भारी बढ़त दर्ज की गई है। $111.51 प्रति बैरल के स्तर को ये छू चुका है। अमेरिकी क्रूड भी तेजी से चढ़कर $95.97 पर पहुंचा है। आप समझिए कि कितना उछाल जो है वो दर्ज किया जा रहा है। प्राकृतिक गैस की बारी अब आती है। कीमतों में 4.6% का उछाल दर्ज हुआ है। प्राकृतिक नेचुरल गैस की अगर हम बात करते हैं तो जानकारों का मानना है कि अगर ये तनाव लंबा खिंचा तो वैश्विक स्तर पर महंगाई का ऐसा दौर आएगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। युद्ध के इस आग ने एशियाई शेयर बाजारों को भी झुलसा दिया है। भारतीय बाजार समेत पूरे एशिया में बिकवाली का दौर है। महंगे तेल ने निवेशकों के मन में ब्याज दरें कम होने की उम्मीद को लगभग खत्म कर दिया है, क्योंकि बाजार को डर है कि ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे हर चीज की कीमत में जाहिर तौर पर इजाफा होगा। तो दीपक जी, दुनिया भर के निवेशक अब रिस्क ऑफ मोड में आ चुके हैं, ये कहना ठीक होगा? बिल्कुल। और वो क्या कर रहे हैं, वो अपना पैसा सुरक्षित ठिकानों में लगा रहे हैं ताकि उनको, क्योंकि शेयर बाजार खुलता है, धड़ाम हो जाता है, और धड़ाम होने के साथ साथ कई ट्रिलियन डॉलर जो है पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में स्वाहा हो चुके हैं बाजारों के कारण, और इसीलिए लोग सुरक्षित निवेश देख रहे हैं। सोना चांदी, आपको पता है सोने और चांदी के रेट भी बढ़ रहे हैं। इस बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने एक डराने वाली चेतावनी जारी की है। ईरान ने साफ कहा है कि अब कतर, सऊदी अरब और यूएई के तेल गैस ठिकाने सुरक्षित नहीं है। यह धमकी तब आई है जब फारस की खाड़ी में सप्लाई पहले ही बाधित हो चुकी है। ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब ईरान के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत साउथ पार्स पर हमला हुआ। चूंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है जो ईरान और कतर के बीच साझा है, यहां हुई तबाही का सीधा असर यूरोप और एशिया की गैस सप्लाई पर पड़ेगा। लेकिन इस बीच प्रेरणा, एक अच्छी खबर भी आई है भारत के लिए, वो भी पढ़ दीजिए। बिल्कुल, भारत ने तेल और गैस के मोर्चे पर बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत हासिल की है। चीन जा रहे कम से कम 7 जहाजी तेल टैंकर भारत की ओर मुड़ गए हैं। ब्लूमबर्ग जैसी शिप ट्रैकिंग एजेंसियों के डेटा से यह बड़ा खुलासा हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने रूसी तेल खरीद को तेजी से बढ़ा रहा है, जिस कारण चीन जा रहे जहाजों को अब भारत के लिए मोड़ दिया गया है। डिटेल्स आप देखिए। भारत डिस्काउंट पर रूसी तेल का खरीदार, इसमें से जो जिस जहाज की हम बात करें तो एक जहाज 21 मार्च को न्यू मैंगलोर पहुंचने वाला है। अब सवाल यह है कि अचानक यू टर्न क्यों, जिसका ब्यौरा आपको दिखा रहे हैं। भारत डिस्काउंट पर रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार, संभव है कि भारत ने बेहतर कीमत का प्रस्ताव दिया हो। चीन की रिफाइनरों की मांग में उतार चढ़ाव हुआ हो, यह भी एक संभावित कारण इसके पीछे, इस यू टर्न के पीछे हो सकता है। संभव है कि कुछ ऑर्डर टाले गए हों। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण भी कई शिपमेंट प्रभावित हो जाते हैं, तो बीमा, भुगतान और डॉकिंग से जुड़े मुद्दे भी सामने आते हैं। यह हम संभावित कारण आपको समझा रहे हैं। रूस तेल निर्यात को भारत चीन के बीच संतुलित
रखना भी चाहता है, ताकि किसी एक पर जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो ज्यादा ना हो। अब बात भारत की करते हैं कि आखिर भारत के लिए स्थिति कई मायनों में फायदेमंद हो सकती है और कैसे। भारत को इससे क्या फायदा होगा? भारत पहले से ही डिस्काउंट पर रूसी तेल खरीद रहा है। अचानक अतिरिक्त सप्लाई मिलने से स्टॉक मजबूत होगा। सस्ता तेल खरीदकर पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट कर सकती है। इसका सीधा असर क्या होगा? इसका सीधा असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है। अगर कीमतें नियंत्रित रहती हैं तो ईंधन महंगा होने से बच सकता है। अब आपको यह भी बताते हैं कि चीन के लिए क्या मायने इसके हो जाते हैं। चीन के लिए क्या मायने हैं, क्या कोई फायदा चीन को हो रहा है? उसे अपनी सप्लाई चेन को और मजबूत करना होगा, रूस पर निर्भरता को संतुलित करना पड़ेगा और भविष्य में बेहतर डील सुनिश्चित करनी होगी। हालांकि चीन के पास अन्य विकल्प भी हैं। मिडल ईस्ट और अफ्रीका से तेल आयात ये ऑप्शन है चीन के पास। तो रूस के 7 तेल टैंकरों का यह अचानक यू टर्न सिर्फ एक शिपिंग बदलाव नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा राजनीति का बड़ा संकेत है। भारत के लिए मौका है, चीन के लिए चेतावनी और दुनिया के लिए एक नया ट्रेंड है। इसको भी हमारे गेस्ट से समझने की कोशिश करेंगे। मैं सीधे चलता हूं जनरल राजन कोचर के साथ। ये 7 जहाज रूस से आ रहे थे, चीन जाते जाते भारत की तरफ मुड़ गए। कहा जा रहा है कि भारत ने बेहतर प्राइस ऑफर की है। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को आप? अनम्यूट कर दीजिएगा ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब। इसको मैंने कोई इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन है सुनी नहीं है। तो इसको हम एक स्पेकुलेशन के दायरे में लेके जा सकते हैं। हम इसको अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी वजह क्या होगी। जो मुझे इसको लाइकली वजह ये लग रही है, देखिए आपने रशिया के ऊपर अपने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और आपके पास वो आज नहीं तो कल वो तेल आएगा और आपके पास आना था। तो इसको रशिया ने ये डिसाइड किया होगा, क्योंकि चाइना भी इसको रशिया के ऊपर ऑर्डर्स अपने प्लेस करता है और चाइना के पास जितना रिजर्व्स है तेल का, इसको माना जाता है 360 दिन का रिजर्व्स है। भारत के पास 74 डेज का है। तो ये सारी चीज़ें जब एक एक्सटर्नल अफेयर्स, जब हम इसको फॉरेन पॉलिसी में जाते हैं तो इसको रशिया का जो एक्सटर्नल अफेयर्स है और हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, आपस में जब ये बात करते हैं और हमारी अर्जेंसी, ये हम उनको बताते हैं कि हमको जल्दी चाहिए, तो रशिया डिसीजन लेता है। हम ये डिसीजन लेते हैं कि इसको डाइवर्ट कर दें। इसको रशिया डिसीजन लेता है कि ओके ठीक है, हमारे 7 जहाज़ हैं, हम उनको अभी इसको डाइवर्ट कर देते हैं सो दैट आपके पास वो जल्दी पहुंच जाएंगे और चाइना को हम अलग से जहाज़ भेज देंगे। और चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है बताने के लिए कि इज़ इट ओके विद यू। तो इस तरीके की इसको मैं समझता हूँ राजनीति में जो आपसी में एक अकोमोडेशन होती है एक दूसरे देश के लिए। तो रशिया और भारत के इसको रिलेशन तो आप जानते हैं, जब सितंबर में पुतिन आए थे, एक रशिया इंटरनेशनल टेलीविज़न का इसको चैनल भी इसको यहाँ पे लॉन्च हुआ था। मैं उस फंक्शन में था पुतिन के साथ। तो वो एक स्टेप उसको दिखाता है कि इसको रशिया भारत को कितनी अहमियत देता है। और डेफिनेटली हमारा ये जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये बहुत ही एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है और इस प्रोएक्टिव रोल से ही इसको आपको ऐसे फैसले आपको सामने आते हैं। एक लास्ट पॉइंट में इसका बताना चाहता हूँ, हम जो अपनी असेसमेंट करते हैं नेशनल टीवी पर, अब हमारे पास वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम अपना असेसमेंट अपना बेस करते हैं। आज अमेरिकन मीडिया हर एक जगह फैला हुआ है, अपना नैरेटिव इसका बना रहा है। तो इसको मेरा ये मानना है कि हमको अपनी असेसमेंट अमेरिकन सोर्सेज पे नहीं बेस करनी चाहिए। ठीक है। और अगर आज हम इसको देख रहे हैं कि जो ईरान अभी भी सक्षम है इसको हमले करने के लिए और जिस तरीके से वो स्ट्राइक कर रहा है, तो इसका एक असेसमेंट हमारी तरफ से ये बनता है कि इसको ईरान के पास भी आज भी ताकत है
इस लड़ाई को लंबा ले जाने के लिए, और इसको हमको इसको समझना पड़ेगा, इस कैपेबिलिटी को। दूसरा लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि बस सर, जितने मुझे भी दीपक ईरान कावरिया के जी के पास जाना है। सब चीजें एक साथ नहीं, अगर हम थोड़ा डायलॉग रखेंगे, थोड़ी बातचीत रखेंगे, तो मेरे ख्याल से दर्शकों को ज्यादा समझ आएगा। मैंने आपकी बात मानी, हमने अमेरिकन सोर्सेस के हिसाब से अपनी खबरें नहीं दिखाई हैं। हम ईरान की जो एजेंसियां रिपोर्ट करती हैं वो भी दिखाते हैं, जो इजरायली रिपोर्ट करती है वो भी दिखाते हैं, अमेरिकन एजेंसीज की भी दिखाते हैं, और कुछ लोग जो है हमारे साथ ईरान से जुड़ते हैं, कुछ लोग इजराइल से जुड़ते हैं, कुछ लोग अमेरिका से जुड़ते हैं, उनकी भी खबरें दिखाते हैं। तो दीपक कावरिया जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन दुनिया को एक नई आर्थिक मंदी की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी में तो ऑलरेडी रिसेशन है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं दीपक जी, आपका सोचना बिल्कुल सही है। अमेरिका ऑलरेडी आर्थिक मंदी में आ चुका है, और जिस तरह से स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक मार्केट पिछले 2 वीक 3 वीक में गिरे हैं, नॉट ओनली अमेरिका, पूरी दुनिया के। और अमेरिका में 20,000 हेज फंड्स हैं और प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं जिन्होंने दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। उन लोगों के भी इक्विटी प्राइसेस, उनके इन्वेस्टमेंट्स बहुत बुरे लेवल पे गिरे हैं, तो उसकी वजह से उनका प्रेशर ट्रंप को रहेगा। ट्रंप जो कि एक बिजनेसमैन है और बिजनेस का मैन कम पॉलिटिशियन है, तो वो ट्रंप को मालूम है कि आज जो ट्रंप हमेशा जब वॉल स्ट्रीट गिरती है तो ट्रंप आके स्टेटमेंट देते हैं कि नो, अमेरिकन मार्केट इज गुड, अमेरिकन इकोनॉमी इज गुड। वही ट्रंप आज बोलने लायक नहीं रहे हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी इज गुड, बिकॉज उनको मालूम है कि इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई हो चुका है। जो गैस प्राइसेस, जो ट्रंप सोच रहे थे कि गैस प्राइसेस को हम गिरा के $50-55 पे ले आएंगे, वही गैस प्राइसेस आज $120 आ गए और $150 की रफ्तार पे है, जो आने वाले कुछ ही दिनों में 150 पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अगर $150 के आसपास पहुंच जाता है तो ट्रंप को 100% बैकअप होना पड़ेगा, और बहुत बड़े लेवल पे बैकअप होना पड़ेगा। और ट्रंप उस टाइम पे इजराइल को अकेले छोड़ते हुए 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि जब पार्टी ही उनको सपोर्ट नहीं करेगी, जब रिपब्लिकन पार्टी के लोग ही उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ट्रंप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ट्रंप को अपना डिसीजन का बैकअप लेना पड़ेगा और उनको अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, और इजराइल को वो बीच में छोड़ के बैकअप हो जाएंगे। जैसे अमेरिका खाली एक प्रेसिडेंट ही नहीं, कांग्रेसमैन सेनेटर्स भी सपोर्ट करते हैं तो ही प्रेसिडेंट डिसीजन ले पाता है। अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट्स और ये को सपोर्ट नहीं करेगी, तो आज अमेरिकन प्रेसिडेंट को बैकअप होना कंपलसरी है। इकोनॉमी ऑलरेडी एक चीज और दीपक कावरिया जी समझना चाहता हूं, ट्रंप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो जो भी करते हैं वो फायदे के लिए करते हैं। यहां कैसे चूक गए, क्योंकि यहां तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नुकसान हो रहा है, और बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो रहा है। और ट्रंप हर बार पिछले 1-1.5 साल में, ट्रंप के दौर में, उन्होंने हर बार इकोनॉमी को ही प्रेफरेंस दिया है, इकोनॉमी ही की बात की है। उन्होंने ये किया कि हम दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है। जो 17 अरब कंट्रीज हैं जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करने का वादा किया था, आज उनकी हालत बहुत खराब है। उनकी इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल से वो डेफिसिट से गुजर रही है। वो अपने वो कंट्रीज, 17 अरब कंट्रीज अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, और वो फोर्स करेंगे ट्रंप को कि स्टॉप दिस वॉर। नहीं तो उनकी इकोनॉमी बहुत बड़े खतरे के दौर से गुजर रही है। टूरिज्म खत्म हो गया है, मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज में फ्लाइंग जोन बंद हो गया है, एयरलाइंस नहीं है, टूरिज्म नहीं है। लाखों करोड़ों वर्कर्स, जो इंडियन वर्कर्स हैं, जो अरब कंट्रीज में वर्क करते हैं, वो वापस आ गए हैं। बिना उन वर्कर्स के अरब कंट्रीज में काम नहीं हो सकता। इंडियन पॉपुलेशन जो अरब कंट्रीज की एक हार्ट है, बोलते ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, अरब कंट्रीज सर्वाइव नहीं कर सकते उस लेबर के बिना। तो आज बहुत सारी चीजों को ड्रॉबैक, और वो फोर्स करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि आप विड्रॉ करिए, नहीं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में है। ठीक है, और खतरा ही नहीं, ये बहुत बड़ा खतरा है।